मुल्क का सियासी बहरान हल होने का नाम नहीं ले रहा है। न सिर्फ सियासी बहरान तशवीशनाक हद तक खतरनाक हो गया है, बल्कि इंतजामी और मुआशी बहरान तो तबाही के इशारे दे रहा है। कभी खबर आती है कि नए इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, तो कभी मुद्दत पूरी करने के दावे सामने आते हैं। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फौरी नए इंतखाबात चाहते हैं और उनका 6 दिन का अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है, मगर अभी तक न तो हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख दी है और न ही इमरान खान साहब की जानिब से फिल वक्त कोई नया ऐलान सामने आया है। बल्कि हुकूमत ने इमरान खान और वज़ीर आला केपी जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके हालिया बयानात पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। बिल्कुल, वफाकी काबीना ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च में असलहा होने के एतराफ़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज़ बयान का जायज़ा लेने और आइंदा का लाएमल बनाने के लिए काबीना की कमेटी का ऐलान किया है। और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इस कमेटी का हिस्सा है। इस मामले पर उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सर, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री के लिए और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो और आप लोगों के लिए मामलात आसान हो। लेकिन मामलात आसान लग नहीं रहे हैं। देयर आर सेवरल चैलेंजेस जो कि बैक वक्त आप लोगों को जिनका सामना है। सबसे पहले आप लोगों की एज अ गवर्नमेंट क्या प्रायोरिटी है? किसको हल करने की कोशिशें ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, इमरान खान साहब और उनके अल्टीमेटम्स या मईशत? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के अल्टीमेटम का तो आपने देख ही लिया कि वो चंद हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया और वो जो उनके दावे थे 20 लाख वाले, वो शायद 20,000 तक ही मुश्किल पहुंच सके। मईशत बाहर कैफ एक बड़ा चैलेंज है और जिस तरह की तबाही करके गई है पिछली हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, इनडिसाइसिवनेस की वजह से, बार बार टीम चेंज करने की वजह से, वो सबके सामने है। तो एक टूटी फूटी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा बैडली डैमेज जो मईशत है, जिस पे जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं, वो हमें विरसे में मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में पाकिस्तान पूरे को ये मालूम है और दुनिया भी जानती है कि वो काम करने पे यकीन रखते हैं और वो मेहनत की वजह से जाने जाते हैं, अपनी जो उनकी अपने काम में लगन है। तो उन्होंने इसको एक टास्क के तौर पे, एक चैलेंज के तौर पे लिया और जो शुरू में शदीद किस्म के मुश्किल फैसले थे वो भी उन्होंने मुशावरत से करने की कोशिश की। जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उनके तमाम इत्तेहादी पार्टनर्स को ऑन बोर्ड रखा, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो, चाहे वो ऑस्टेरिटी की कैंपेन हो, चाहे वो इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में डिसीजंस हों कि आपने ये जो लग्जरी आइटम्स हैं, पुरतयश अशिया, ये बड़े बड़े करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, कुछ इन सारी चीज़ों से जान छुड़ाई जाए और जहाँ जहाँ से बचत मुमकिन है जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कम से कम डैमेज नहीं करती और जो सिर्फ लग्जरी या अपने आराम और सुकून के लिए, ये सारी चीज़ें, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कि वो लोग चलते हैं और उनका स्टेमिना है वो सारे लोगों ने देखा हुआ है, उनके पास तजर्बा भी है पिछले 35 साल के अरसे से तकरीबन वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है। पंजाब में जो उन्होंने डिलीवर किया पिछले 2 सक्सेसिव टर्न्यूर में, मईशत वाला मामला जो है, मैं कानूनी कुछ मामलात पर भी आऊँगा, लेकिन चूंकि मईशत वाली बात पहले छिड़ गई है तो 2-3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, अगर आप मेरी उसमें जो कुछ कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकें। पहली चीज़ तो ये कि कल जो है वो CNN को इंटरव्यू दिया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसमें वो कह रहे हैं रूस पर पाबंदियाँ हैं और रूस पर पाबंदियों की वजह से तेल हम नहीं खरीद सकते, गंदम खरीद सकते हैं। ये समझ में नहीं आया कि कौन सी पाबंदियाँ हैं, सैंक्शंस तो कोई भी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं जाहिर है उनकी अपनी राय है, मैं उस पर नहीं, कल कैबिनेट में ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई थी और कैबिनेट में इस पे बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और फिर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का भी मौक़िफ़ लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके ज़रिए बारहा इन दिनों में रशिया से उस ऑफ़र के बारे में पूछा है जो कि इमरान खान साहब जलसों में कहते हैं कि आया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई कम कीमत के ऊपर ऑयल फराहम करने की ऑफर की थी और अगर है तो ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है ये काम करने में। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उस तरह की पाबंदियां नहीं है, लेकिन देखिए कई चीज़ों को ना हम मिला के देखें। हम अगर आइसोलेशन में सिर्फ रशिया से बिजनेस शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं
जो बिजनेस का हुजम है वो यूरोप और अमेरिका से, जो कि दूसरे ब्लॉक में बैठे हुए हैं, वो $45 के करीब है। और अगर हम रशिया के साथ अपनी तिजारत देखें तो वो शायद इसका 50 गुना कम हो इससे। ये सारी चीजें, लेकिन वो सिर्फ हम ये जानना चाह रहे थे कि पाबंदियां कौन सी हैं। पाबंदियां कोई नहीं है, वो शायद उसने उस इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल साहब ने वैसे देखिए कई दफा जब आप अपना केस प्लीड कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इन राइटिंग नहीं आती, लेकिन आपको उस लॉबी और उस ब्लॉक को खुश रखना होता है। पाकिस्तान आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। EU जो है वो बहुत बड़ा पार्टनर है बिजनेस में। GPS प्लस आपको उन्होंने दिया हुआ है। आपके बहुत सारे जो 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 चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं या जो ग्रांट्स एड्स हैं मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो गुर्बत के खात्मे के लिए, तालीम की बेहतरी के लिए, उसमें यूरोपियन और अमेरिकन जो सपोर्ट है वो सारों के सामने है। सही है, तो वो उसको करने के लिए क्या कि आप उनकी गोद बैठ जाए, लेकिन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन योर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप कोशिश तो कर रहे हैं रशिया से तेल लेने की, ऐसे ही है। मिफ्ता साहब ने तो ये बात की है कि हमारे दरमियान अब मतलब वो कल प्रीवियस मिनिस्टर्स भी क्लेम कर रहे थे कि बड़ा ना चाहते हुए आजकल दोबारा जो है वो सिलसिला बहाल हुआ है। तो कोशिश तो जारी है या नहीं? नहीं, दोबारा नहीं है। मैं आपको मैं दोबारा ये बात करूंगा कि दिस वाज ऑन द टेबल एजेंडा कि आप उनसे बात करें कि अगर कोई ऐसी ऑफर है तो हुकूमत पाकिस्तान को हिचकिचाहट नहीं होगी, इसलिए कि जहां पे इस मुल्क का फायदा है, इस मुल्क के अवाम का फायदा है। देखिए, अगर 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए में दे रहा है तो आप 100 रुपए में क्यों खरीदेंगे? जरूरत नहीं है 100 रुपए में खरीदने की। लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक ऑफिशियल चैनल से दूसरी साइड से कन्वे नहीं हुई। ये बात कहीं जुबानी हुई है, शायद खान साहब ने कहीं सुनी, उन्होंने कर दी एनीवे। लेकिन इसे सीरियसली जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पॉसिबिलिटी को। सही। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ और थी, वो ये कि अभी तुर्की गए हुए हैं वज़ीर आज़म साहब, 54 लोग गए हैं उनके साथ, ख़जाना खाली है, 54 लोग गए हैं तुर्की। एक ये लोग जिस पर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हम देखें तो लोग बड़ा इस पर बातें कर रहे हैं कि भाई 54 लोग कैसे चले गए, कौन लोग हैं कि इतना बड़ा वफ्द लेकर गए हैं। तो उसका थोड़ा सा अगर समझ में आए कि वो कौन लोग हैं। और फिर दूसरा ये कि एक तरफ ख़जाना खाली है तो फिर हम ये काम कैसे कर सकते हैं कि इतने सारे लोगों को साथ ले जाएं, या तो अपने खर्चे पर गए हो तो अलग बात है। और फिर दूसरा ये कि हम यू टर्न्स भी ले रहे हैं। खाद की कीमत हमने 400 रुपये कम की, फिर बढ़ा दी, पिछले हफ्ते कम की, अब बढ़ा दी। तो फिर वो तो ये तो कॉस्मेटिक ऐलानात हुए जो फौरी तौर पर वापस हो रहे हैं। तो ऐसे तो मईशत नहीं चल सकेगी। देखिए वैसे मैं एक बात तो बड़ी वजाहत से बोल दूं कि जब स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस होती हैं तो उसका एक एजेंडा होता है। कई दफ़ा उसमें जो मल्टीलेटरल या बायलैटरल नेगोशिएशंस या टॉक्स होती हैं या कोई मुआहदे करने होते हैं G2G, उसमें वो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। और जाहिर है अगर एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो उसके 3 से 4 लोग तो मिनिमम होते हैं जो कि उन्होंने उस काम के हवाले से रेलिवेंट होते हैं। शहबाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिसी और शहबाज शरीफ की अपने जो सियासी रुफका के बारे में पॉलिसी जो है बड़ी वाज़ेह होती है। वो अपनी जेब से नंबर 1 जी सर, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। जी नहीं, ये अच्छी बात थी इसलिए शायद आवाज कट गई है जी, इसीलिए हमने फौरन रोक दिया कि आप दोबारा कहेंगे। हाँ, हमने काटा वाटा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, लाइव ही है हम, और उस वक्त भी लाइव ही थे। बात ऐसी थी कि मैं करना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब के, मैं क्योंकि उनके मामलात देखता 7-8 सालों में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में हुकूमत ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया तो फिर ये बात रिकॉर्ड पे आई कि शहबाज शरीफ ने ना तनख्वाह लेते हैं शहबाज शरीफ जब वो सरकारी ऑफिस में हो, ना जो DAs और वो मुराद हैं जो कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो नहीं देते। बैरून सफर भी वो अपनी जेब से करते हैं। और उनके जो सियासी रुफका हैं, जैसे ये पीछे उम्रे पे गए थे तो सब ने अपना खर्चा खुद अदा किया था। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन या वो जमातें जो कि सिर्फ बैठ के टीवी पे तनकीद करती हैं वो कोई फिगर नहीं दे सकी कि जी इतने करोड़ का टीका लगा दिया खजाने को। तो ये G2G जो निगोशिएशंस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जो मुज़ाकरात होते हैं, और तुर्की हमारा बड़ा मुस्तनद साथियों और दोस्तों में से है, उनके साथ हमारे जो रवाबत हैं वो बड़े तारीखी हैं। तो ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जैसे वहाँ पे कहा
कि हम इसे 5 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे तिजारत को। कल आपने देखा कि पाक टर्क बिजनेस फोरम का भी उनको शाम को इशाया भी था, उसमें उन्होंने शिरकत भी की और उसके सिलसिले में भी कुछ लोग गए हुए हैं। तो ये एक बात मैं वजाहत कर दूं कि चंद सरकारी मुलाजमीन के जो कि अंदर लाइन ऑफ ड्यूटी जाते हैं उनके लिए जरूरी होता है वहां पे होना, बाकी लोग जो हैं वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। हमें तो खुद उनके साथ ट्रैवल करने की आदत है। या शहबाज शरीफ साहब हमारा भी टिकट खरीदते हैं, बस वो सही है, बिल्कुल बेहतरीन। हाँ, ये क्लैरिटी हो गई ना। अच्छा, लोगों बड़ा एतराज कर रहे हैं, पता चल जाए कि भाई जो जा रहा है वो किसके खर्चे पे जा रहा है। जरा कानूनी मामलात पर आए। आप कमेटी में शामिल हैं, बिल्कुल, और ये जो 5 रुकनी कमेटी है ये क्या करेगी? क्योंकि दोनों तरफ से जो है बातें आ रही है, मतलब हमें भी बड़ी तशवीश है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब का वो ट्वीट है, वो कहते हैं कि कोई आए तो सही, वो चेहरे पे हाथ फेरने वाला और ट्वीट में एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन ये है कि वो कहते हैं कोई आवे तो सही। और उधर से इमरान खान साहब भी हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे। तो ये अब दोनों में, वैसे तो अदालत ने ये कहा है कि दोनों पार्टीज इकट्ठी बैठें, कोई हल निकालें। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी मईशत के दौर से गुजरा है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो पहले ही हमने देखा पिछले 2 साल में। तो अब आप दोनों साइड्स के जो हैं फरीकैन, वो करेंगे क्या? शिफा, देखिए मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब हुए और उन्होंने पहला खिताब किया असम्बली से, तो उन्होंने कहा कि लेट्स बरी द हैचेट्स। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे होते हैं लेकिन मुल्क सबसे आगे होता है। और इमरान खान साहब, मैं सारी उस कैंपेन के बावजूद जो आपने हुकूमत में आने से पहले या हुकूमत में आते सार शुरू कर रखी है विक्टिमाइजेशन की, और वो सारी सख्त बातों और जुबान के बावजूद कि उनको जो मुख्तलिफ अलकाबात देते हैं अपने सियासी मुखालफिन को इमरान खान साहब, मैं वो दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि आए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे मिलकर बैठे और एक मैसाके मईशत करें, एक मुआहदा करें मईशत को बेहतर करने का, और अपोजिशन आपके साथ होगी। जिस पे इमरान खान साहब ने कहका लगा दिया और बात खत्म। इमरान खान साहब ने पार्लियामान के फ्लोर को कभी भी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की कि जो सियासी गहमा गहमी है या जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है या जो डिवाइड और वॉइड है, उसको पार्लियामान में बैठ के ही हमेशा लोगों ने जो पुराने पॉलिटिशियंस थे, आप अगर तारीख में जाएं तो पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ पे ताल्लुकात बेहतर करने का भी मौका मिलता है, लेकिन वो जो होता रहे वहाँ पे वो आपके सामने है। अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने जो अगले रोज पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस दिन ये अमेंडमेंट्स हुई हैं कानून में, उन्होंने जो खिताब करते हुए कहा कि आप चले गए हैं इमरान खान साहब, यहाँ पे आप छोड़ गए हैं उस मुंतखब इदारे को जो कि 22 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है, लेकिन हमने गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं, डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए। और इकॉनमी की बेहतरी के लिए हम आपसे बैठ के कहीं पे बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो इस मूड में होते नहीं। जिस वजीर आजम ने 3-3.5 साल ऑपोजिशन से जो आईनी और कानूनी मामला, जहाँ पे कानून या आइन में लिखा हुआ है कि आपने बैठ के कंसेंसस डेवलप करना है लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने, इस मुल्क के वजीर आजम ने बदकिस्मती से उन 3.5 सालों में एक हैंड शेक नहीं किया, एक मुलाकात नहीं की। तो अब आगे कैसे कंसेंसस डेवलप होगा? मेच्योरिटी समझते हैं। देखिए, अल्लाह मालिक होता है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान भर की जो मैं कहता हूँ मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। इन पार्टीज की अपनी एक तारीख है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, हमारी जो बलोच जमातें हैं, BNP है, नेशनल पार्टी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, ANP है, और बहुत सारे दोस्त हैं जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस है, आज़ाद हैसियत से भी है। इन सारों के होते हुए मैं समझता हूँ कि नियत। लेकिन सर, राना सनाउल्लाह साहब भी तो है ना, उनके फिर जो ट्वीट और उनके जो बयानात आते हैं खतरनाक किस्म के, डराने वाले, उसके बाद क्या हो सकेगा? वो तो अगर की अदालत ने कहा था कि भाई प्रोटेस्ट कर सकते हैं राना, देखिए जो घर के मामलात होते हैं ना, खुशहाल घराने जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो या होने की तवक्को हो, या कोई भी निज़ाम जिसमें एक तरीकाकार चल रहा हो कि मुईशत और दिफा दोनों साथ साथ चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला होने की वजह से दारुल खिलाफे का जो दिफा है या उसकी हिफाजत है या यहाँ पे बसने वाले लोगों की हिफाजत, राना सनाउल्लाह साहब की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और उसको वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक निभाएंगे। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया
कि पुरअमन एहतजाज के लिए आए 9 में जगह फराहम कर दी जाए और 3 घंटे का नोटिस दिया, तो ये वजीर दाखिला ही थे जिन्होंने कहा कि रुकावटें हटा दें और उन्हें आने दें। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी करते हुए जब शेलिंग नहीं रुकी, शेलिंग तो चलती रही। वो देखिए शेलिंग है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि वो दिफा कर रहे हैं और वो इंटीरियर मिनिस्टर है। मैं खुद उस दिन मौजूद था, सारी सिचुएशन हम देख रहे थे। जहां तक ताल्लुक है अब आगे कोर्ट ऑर्डर के बाद इस्लामाबाद में एंट्री का, 25 अब अगर रेड जोन में आप दाखिल होंगे कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में, तो फिर जो पुलिस फोर्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कर सकती थी उन्होंने किया, और शायद इसी वजह से ही आपका शहर बचा। लेकिन उसके बावजूद जो जलाओ घराव किया गया, जिस तरह से दरख्तों को, प्रॉपर्टीज को खराब किया गया, आग लगाई गई, वो सारों के सामने है। वो जस्टिस साहब ने उसको खुद ही डिफेंड कर दिया, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। उनके रिमार्क्स हैं कि वो आग जो है वो उसका असर जाहिर करने के लिए लगाई थी। लेकिन अब अगर फ्यूचर की तरफ हम देखें, 25 को तो हो गया जो होना था। अब अगर फ्यूचर में हम देखें तो इमरान खान साहब ने अदालत से पूछा हुआ है कि भाई हमें क्या हक नहीं है एहतजाज का, आप हमें बताएं। तो अगर अदालत बताती है और अदालत ये कहती है कि आप लोग आएँ, पुरअमन एहतजाज करें, कोई जगह डेडिकेट उनको कर देती है कि आप उस जगह आके बैठ जाएं, रेड जोन की तरफ ना आए, तो क्या फिर राना सनाउल्लाह साहब उनको इस्लामाबाद में एंट्री देंगे या एंट्री ही नहीं देंगे? क्योंकि अभी तो वो तो कह रहे कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग गिरफ्तार वगैरह करने का कोई मूड नजर आ रहा है मुझे तो। देखिए, अदालती हुक्म के आगे कौन है जो बोले और कहे कि मैं अदालत को नहीं मानता। कम से कम हमारा तो बिल्कुल ये इरादा ना कभी था, ना है, ना होगा। अदालत का हुक्म जो है वो बाइंडिंग होता है और उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस सियासी माहौल के अंदर अदालत ने पहले एक दफ़ा इजाज़त दे के देख लिया कि फिर उस इजाज़त के साथ जो किया गया, अदालत पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए आइसोलेशन में कोई फैसला नहीं देगी और इनका जो पास्ट कंडक्ट है उसको भी सामने रखेगी। अभी उसका तफसीली फैसला आना है उस केस का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि उसमें अदालत क्या गाइडलाइंस देती है, फ्यूचर कोर्स के लिए अदालत की क्या राय है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो अदालती हुक्म होगा एंड उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और फाइनल सवाल सर मेरी तरफ से वो ये कि इमरान खान साहब लोगों की जो पार्टी है उसके मेंबरान ने फ्लोरा ऑफ द हाउस पे खड़े होकर इस्तीफ़ों का ऐलान किया था। अब उन इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं आप लोगों ने। खान साहब ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो ये क्या, इसका ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली हमें समझाएंगे कि इसकी क्या हैसियत होगी कि वो इस्तीफ़ा फिर कबूल होगा या नहीं होगा? वो लोग तो नहीं आ रहे, अब आप लोग कहें कि जी आए वेरिफिकेशन के लिए, तो इसका क्या होगा? देखिए, वैसे मैं कानून की बात करूंगा क्योंकि मैं लॉयर हूं बाय प्रोफेशन। जिन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा और उनका राइटिंग जो इस्तीफ़ा है, तहरीरी इस्तीफ़ा, वो स्पीकर को पहुंच गया है, तो वो स्पीकर की सवाबदीद है कि वो उसे फौरी तौर पे मंजूर कर दें। उसमें इनकी टॉप लीडरशिप के कुछ नाम भी हैं। रही बात दीगर इस्तीफ़ों की, तो क्योंकि उनके जो पार्लिमानी लीडर थे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, स्पीकर को जमा करवा दिए गए हैं, हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो अब ये स्पीकर की एक अपनी सेटिस्फेक्शन होती है कि वो उन्हें एक नोटिस करें और उनसे पूछें कि क्या आपने रजा कराना तौर पे इस्तीफा दिया और आप इस पे कायम हैं कि आपका इस्तीफा कबूल कर लिया जाए। अगर कोई आके कहता है कि नहीं मेरा ये इस्तीफा रजा कराना नहीं था, तो फिर वो इस्तीफा जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर नहीं आता कोई और उनके सामने पेश हो के तरदीद नहीं कर, फिर जो ये होगी उन्हें अपनी रजामंदी के साथ वॉलंटरली वो जो रेजिग्नेशन है वो टेंडर किया वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 6 तारीख से वो प्रोसेस शुरू किया है। शायद जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने 25-25 या 30-30 MNAs के ग्रुप्स बनाए हैं जिन्होंने डेली उनको वो नोटिस जारी हैं कि आप उस एक तरतीब के साथ आएँ और अपने बता दें वो जो भी 90-100 बंदा है जितना भी है कि वो आके जो तस्दीक नहीं करेगा उसकी इम्प्लाइड कंसेंट आएगी, हाँ वो उसका मंजूर हो जाएगा। जो आके तरदीद करेगा उसका स्पीकर साहब की सवाबदीद है कि वो मंजूर ना करे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आजम नजीब तारर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर कानून हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन।